रिलायंस के बारे में सवाल है और रोहिणी मित्तल जी को समझ में नहीं आ रहा है कि रिलायंस जैसा हाथी 3 दिन में 11.55 से 12.50 आ गया, तो क्या सर ये कोई मार्केट मैनिपुलेट करता है क्या? अब अगर वो 1600 से घटते हुए यहाँ तक आ गया तो आपको दिक्कत नहीं हुई। अगर 11.55 से 12.50 हो गया तो इसमें दिक्कत हो गई। कई बार ये होता है कि जब हम जो व्यू लेकर के चल रहे होते हैं उस व्यू से बाजार की चाल उलट-पुलट जाती है, तो हम सोचते हैं कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, दया पता लगाओ। हाँ, पता लगाओ तो फिर इसके लिए 2-3 पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। तो क्या था, रिलायंस में 1200 के नीचे एक मुझे ब्रेकडाउन ध्यान आ था रहा है इन्हीं जिसको के हमने सवाल पे काफ़ी हमने डिस्कस चर्चा किया। की थी। इन्हीं के सवाल पे हमने चर्चा की थी। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मेरी मेमोरी साथ नहीं दे रही है, लेकिन ये चर्चा ज़रूर हुई थी और इसीलिए उसके बाद 1150 का चर्चा हमने किया था बिकॉज़ वहीं पे 38% रिट्रेसमेंट आ रहा था। जी। तो 1200 जाने के बाद स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होने के बावजूद भी हमने यही कॉल लिया था ना कि 1150 के आसपास से भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये पलटे, इसलिए इतना नेगेटिव नहीं हो क्योंकि एक कोई भैया थे जो कि टारगेट देके गए थे 850 का कि रिलायंस 850 बिल्कुल। लाओ, मार्केट को पलटाओ। जी। तो इसलिए इसीलिए याद है उस समय ऐसा किस्सा चला और था। और मुझे लगता रोशनी है जी को नहीं, रोहिणी जी को मतलब यहाँ पे ₹100 से कम ₹95 की मूव में इनको बाज़ार में मैनिपुलेशन वगैरह चीज़ें समझ में आने लगी और इनकी उम्मीद ये है कि ये हाथी 3-4 साल में 2x रिटर्न दे। पता नहीं सर, इसका मैं जवाब ही नहीं दे पाऊँगा। वो फिर तो कोई क्रिस्टल बॉल गेजिंग जो करते हैं वही बता पाएँगे। मेरे हिसाब से तो ये साल का अगर 15% भी रिटर्न देता है तो बहुत सुंदर है, इतना बड़ा कंपनी। एनीवेज़ फिलहाल रिलायंस के लिए मेरा यही कहना है क्या लगता है कि बताइए? हाँ, क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि आप 1150 सैक्रोसेंट मान लीजिए, क्योंकि यही एक टेस्ट बाकी रह गया था, 1200 के नीचे कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था, लेकिन 1150 38% रिट्रेसमेंट का टेस्ट रह गया था, जो कि हो गया। अगर ये हो गया है, तो पहले जो 12 टू 1400 का रेंज था, अब आप समझिए कि 1150 से 1400 का रेंज मान लीजिए और उस रेंज को अभी फॉलो कीजिए अंटिल द रेंज इज़ ब्रोकन, उसके बाद हम फ्रेश डिसीज़न लेंगे, उसके पहले नहीं ले पाएँगे। जी। तो अभी अ, एक मोटा-मोटी मैं थोड़ा-सा ट्रेंड चैनल जैसा इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि आप जो ज्योमेट्रिकल प्रिसिजन चाहते हैं वो शायद नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मैं कोशिश करूँ कि एक इस तरह का ट्रेंड चैनल बन रहा है। बीच में एक बार एक्सेस हुआ, इससे बाहर निकला था लेकिन तो क्या ये समझें कि जब भी कभी ये लगभग 1275 वगैरह से ऊपर निकलने लगे, तो एक नया ब्रेकआउट आएगा और अगर वैसा नहीं होता है, तो फिर से एक डाउन लेग, एक नीचे की ओर फिर से एक नई चाल, क्या इसकी संभावना रहेगी? जी, रही जी, इसकी अभी संभावना हो सकती है। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो है ना चैनल, ये चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा। रीज़न ये है ना कि नीचे में आपका 1200 के पास फ्लैट बॉटम है। तो नीचे जब 1200 के पास फ्लैट बॉटम हो गया ना, तो उससे थोड़े डेविएशन लेने के लिए मुझे अदर मेथड्स लेने पड़ेंगे, लेकिन चैनल का तो पता नहीं है। और ऊपर में आपका ये आके जो रुक रहा है ना, यहाँ से एक्चुअली आपकी अच्छी सप्लाई आई थी, 1270 के आसपास से, 1270-75 के। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक्यूमुलेशन मतलब थोड़ा-सा कंसोलिडेशन चलेगा। लेकिन एक बार ये सँभल गया और मान लेते हैं कि मार्केट पलटा, तो उस केस में ना फिर आपको ये दिख जाएगा कि आपका रीगेन करने के लिए रेडी है 14 वाले 100 वाले रेंज को। हो सकता है कि इस बारी वो ₹25 नीचे रहे 1400 का रेंज, लेकिन उसके आस-पास का मामला बन सकता है। जी। अब इसी में एक दूसरा पहलू भी जुड़ता है, वो है स्टारलिंक का और निहारिका जी इसी संदर्भ में पूछ रही हैं कि जियो पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है स्टारलिंक के आने का। अब तो दोनों का समझौता हो गया, अब काहे का नेगेटिव असर? अगर कॉम्पिटिशन में आते एलन मस्क कि अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ आकर के सुनील मित्तल जी से और मुकेश अंबानी जी से 2-2 हाथ करने हैं, तब तो खतरा होता, नेगेटिव असर होता और वो चीज़ मैंने पिछली बार आपसे पूछा भी था
कि अगर आकर के यहाँ भिड़ गए, टैरिफ वार शुरू हो गया दूसरे तरह का, टेलीकॉम टैरिफ वार, तो फिर क्या होगा? और आपने बताया था कि हाँ, यहाँ पे टैरिफ वॉर करके मस्क जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मस्क साहब तो ज़्यादा चतुर निकले। उन्होंने कहा मुझे वहाँ जाकर के क्यों बाजार में मतलब वो सारा नेटवर्क बनाओ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खड़ा करो, उससे बढ़िया है जो जमे जमाए प्लेयर हैं, और एक नहीं दोनों, इन्होंने सीधे पूरे टेलीकॉम मार्केट के लगभग कह लेंगे अंबानी साहब और मित्तल साहब तो कम्पीट करेंगे, लेकिन एलॉन मस्क दोनों के साथ ही हो गए। मेरा थोड़ा-सा ऐसा मानना है ना राजीव जी, कि ये जो एलन मस्क भारती और जियो दोनों के साथ जा रहे हैं, उसमें उनसे ज़्यादा मुझे कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का ये पॉलिसी डिसीजन हो सकता है, जो कि हमको पता नहीं चलेगा, वो पक्का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग टैरिफ वॉर इन इंडिया, जो कि ट्रम्प जी पूरे ग्लोब में कर रहे हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये रास्ता दिखाया हो कि तुम इस तरह से चलो तो ना हमारा मार्केट खराब हो और तुमको भी कमाने को मौका मिले, तो सब भाईचारा बना के रखो। नहीं तो बिजनेसमैन इतना भाईचारा बना के चले, हालांकि बाहर वाले तो भाईचारा बना के चलते हैं, लेकिन अंदर वाले इतना हमारे यहाँ भाईचारा बना के नहीं चलते हैं, आपस में ये कम्पीट करते रहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि इसके पीछे गवर्नमेंट ने सेट किया है कि भाई तुम लोग सब साथ मिल के चलो और सबको कमाने का मौका मिले, और ये अच्छा भी है, ये हेल्दी भी है, इससे क्या है ना, प्रोग्रेसिव रहेंगी चीज़ें। तो सबके लिए है यहाँ पे ग्रोथ, और किसी के लिए बहुत न बहुत एक्सट्रीम, मतलब एक तरह से स्क्यूड किसी के लिए अर्निंग्स नहीं रहेंगे, सब उसमें सबको मिलेगी कमाई। जी, लेकिन फिर ये मतलब भारती और रिलायंस दोनों के लिए ये एक तरह का रिलीफ वाला, राहत वाला मसला हो गया ना, कि ठीक है, अगर किसी तरह की कंपटीशन की बात हो भी रही थी, अंदेशा कुछ था भी, तो वो अब अंदेशा नहीं है। जो बाहर से आने वाला प्लेयर है वो अब हमारा साथी ही है। 100%, 100% ये रिलीफ की ही बात है, और अच्छी बात जी, है, रादर रिलीफ की ही बात नहीं है, उनके लिए पॉजिटिव बात है।